नमस्कार दोस्तों, मैं समरत राठौर आपने अपने YouTube चैनल समरत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है पॉलिटी, जो बीच में अभी कुछ दिन के लिए रोक दी थी, हिंदी का चल रहा था। आज है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमने आपको 3 एपिसोड करा दिए हैं, 3 टॉपिक हो चुके थे। आज ये चौथा टॉपिक स्टार्ट होगा। इसका नाम है मूल अधिकार और आप इसे आसानी से धीरे धीरे पढ़ते चले जाइएगा। तो ये क्या हैं मूल अधिकार और मौलिक अधिकार क्या हैं, आज हम आपको इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है, समझिएगा। ये पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार क्या है। तो यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। बात समझेंगे फिर से। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। तो इसकी बात क्या आती है, इसको संविधान में भाग 3 के तहत रखा गया है। इसे भाग 3 और इसको कहेंगे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में स्थान दिया गया है। तो बात आई समझ में, हमें संविधान समझ में आ गया, मूल अधिकार समझ में आ गया कि ऐसे अधिकार तो जनता को प्रदत्त हैं, संविधान द्वारा दिए गए हैं और उनके हितों का संरक्षण करते हैं। इनको हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं और 12 से 35 के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किस भाग को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास सीधा सा आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या था ये मैग्ना कार्टा, तो आप यहाँ पर समझ लेंगे मैग्ना कार्टा क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन बना सकते हैं मैग्ना कार्टा क्या है। अब यहाँ समझिएगा मैग्ना कार्टा क्या था। यह ब्रिटेन सरकार द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए थे जो वहाँ की जनता की, यानी वहाँ की भाषा में वहाँ की जनता उसको मैग्ना कार्टा कहती थी और वो जो अधिकार थे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यही इसीलिए ये जो अधिकार देना वो मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आता है। अगर कहीं भी लिखा जाए हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है, तो आप कह सकते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार हैं। अब भारतीय संविधान में कैसे कैसे मूल अधिकार दिए गए थे, अब उनकी चर्चा करते हैं, धीरे से देखेंगे। तो हमारे मूल संविधान में, यहाँ से स्टार बना के लिखेंगे, हमारे मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार थे हमारे संविधान में? हमारे संविधान में, मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे, लेकिन अब इस समय में हमारे संविधान में 6 अधिकार रह गए हैं। तो कौन सा क्या अधिकार, वो हम बता देते हैं। एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जिसे संविधान संशोधन 44 में संविधान संशोधन 44 में संविधान संशोधन
द्वारा हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार 300A के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात समझ में आ गई? हमने क्या बताया आपको कि हमारे मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, जिसे हटा करके अब हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। तो 7वां मूल अधिकार कौन सा था? तो 7वां जो मूल अधिकार था वो हमारा था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि आप सोच रहे होंगे कि कानूनी अधिकार क्या हैं और मूल अधिकार क्या हैं। बेसिक सी बात है, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार क्या हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट में बता देते हैं। अब देखिए मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे हैं जो संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार के लिए कोई भी रिट जारी नहीं की जा सकती है। यही कुछ थोड़े बहुत फर्क के कारण कुछ को कानूनी अधिकार और कुछ को मूल अधिकार बता दिया गया है। तो ये था हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें रिट जारी कर सकते हैं और कर सकते हैं और इसमें रिट जारी नहीं कर सकते हैं। बस यही कुछ बेसिक फर्क हैं जिनके कारण कुछ को मूल अधिकार और कुछ को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे पास आता है कि आखिर कौन से वो 6 हमारे मूल अधिकार हैं, वो हमें एक सीक्वेंस में पता भी होने चाहिए। तो अब हम इसको साफ कर देते हैं और फिर एक तरफ से लिखते हैं। तो क्या था? यहाँ पर भाग 3 डाल दीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 12 से 35। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहला अधिकार हमारा क्या है? नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं, समता एवं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार, इसको 14 से 18 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद लिख देते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। क्या है? समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। अब दूसरा अधिकार लिखते हैं। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमें ये सब कुछ सीक्वेंस से भी याद रखने पड़ेंगे। इसको 19 से 22 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 के तहत बताया गया है। तो हमारे पास ये हो गए। और तीसरा हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये हम लिख रहे हैं, इसकी भी वजह समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो किताबों में भी लिखा हुआ है। हम इसी वजह से लिख रहे हैं कि यदि आप इसको लिखेंगे, 1-2 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 23 से 24 के बीच बताया गया है। अनुच्छेद 23 से 24।
बिल्कुल। अब इसके बाद चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हम याद रखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता आपको नाम से ही क्लियर हो रही होगी, इसको हम रखते हैं 25 से 28 के तहत। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत वर्णन किया गया है इसका। धार्मिक स्वतंत्रता आपको समझ में, नाम से ही समझ में आ रही है कि धर्म से संबंधित स्वतंत्रता। यहाँ पर है 5वां है सांस्कृतिक। आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं स्कूलों में, आपने सुना होगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यानी कल्चर एवं एजुकेशन, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये नाम से क्लियर हो रहे हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत है। उसके बाद लास्ट है हमारा वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो छठा जो हमारे पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने शुरुआत में जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तब आपको इस बात का जिक्र किया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर ये लिखा हो तो अगर बिना नाम के आए तो हमारी प्रस्तावना वो कहते हैं, और नाम लिख करके आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है। इसको अनुच्छेद, अब हमारे पास कितने हो गए, 30 हो गए, तो सीधा सीधा एक बचा 32। अब जो छूट गया उसको तो छोड़ ही दीजिएगा क्योंकि उसकी हमने चर्चा कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास हो गए 14 से 18। उसके बाद हो गया स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार है, सभी को अपना समान अधिकार होना चाहिए। अभी हम एक एक करके इनका सबका विश्लेषण करते हैं। तो अब हम पहले इसमें बात करते हैं कि स्वतंत्रता अधिकार, समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमें सीक्वेंस वाइज याद भी रहने चाहिए ताकि ये हमारे अनुच्छेद को याद करने में मदद करेंगे। और इतने सारे अनुच्छेद हैं, आप एक साथ याद करें तो कभी नहीं याद रहेंगे, लेकिन उनको भाग के अनुसार अगर हम डिवाइड करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो अब हम आपको एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो पहला हम विश्लेषण करेंगे समानता का, समानता एवं स्वतंत्रता, ये वाला समता एवं समानता का अधिकार। तो इसे हम मिटा देते हैं तभी ठीक रहेगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, मैं इसको मिटा के तभी कर पाऊँगा। इसको मिटा देते हैं, पहला लिखा रहने देते हैं। अब 14 से 18 यहाँ पर रोक दीजिएगा। ये हमारा पहला हो गया अनुच्छेद समता एवं समानता का अधिकार। तो यहाँ समता एवं समानता का अधिकार अब हम देखेंगे नंबर 1, 14 में क्या है, 15 में क्या है। तो यहाँ पर डालेंगे अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद 15, फिर अनुच्छेद 16, फिर अनुच्छेद 17, फिर अनुच्छेद 18। जब 14 से 18 हैं तो सिंपल सी बात है कि कुछ न कुछ तो बिल्कुल अलग होगा ही। तो 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। पहला देखेंगे 14 है विधि के समक्ष समानता। बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ सकते हैं, सभी कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे, कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे। विधि कहते हैं कानून, विधि के समक्ष समानता इसे कहते हैं, और कानून की नज़रों में सभी समान होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरा लेते हैं धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान
धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक होगी। आदि के विभेद पर रोक, आदि के विभेद पर रोक। इसका मतलब क्या है कि किसी के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमें अपना खुद भी जानना अनिवार्य होता है। तो अब हम चलते हैं अगले। तो अगला हमारे पास है लोक नियोजन के संबंध में समानता। तो क्या है लोक नियोजन? लोक नियोजन के संबंध में समानता। लोक नियोजन के संबंध में समानता, इसका मतलब हो गया कि लोक नियोजन यानी सरकारी पदों पर, सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता भी कह सकते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक और शब्द कह सकते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। समझ में आया? लोक नियोजन के संबंध में समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता एक ही बात होती है। इसका मतलब यही हो गया कि सबको सरकारी नौकरियों में एक समान समानता मिलेगी। अब इसके संबंध में कोई ज़्यादा टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जैसा है वो सरकार के तंत्र बना हुआ है, उसी में वही ठीक है। उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद, आपके समझ में आ गया होगा। 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। 14, 15, 16। अब अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता लोगों को समझ में नहीं आती है। अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब होता है, बड़ी सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए, छुआछूत। छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं। संविधान में छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं माना जाता है। आप आम जिंदगी में क्या समझते हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान के तहत कोई भी छुआछूत, ऊंच नीच जैसा कोई भी नहीं है। और 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आपने पहले सुना होगा। उपाधियों का अंत, पहले ऐसा होता था कि किसी को कोई उपाधि दे दी, किसी को खलीफा की उपाधि दे दी, कोई कुछ उपाधि दे दी। लेकिन अब जब से हमारा संविधान बन गया है तब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी नियम से याद रखेंगे। आप देखो, अब इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि ये भी याद रखने हैं, तो इसके कीवर्ड याद रखो। तो विधि, इसमें विधि के समक्ष समानता। जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर इसको अंडरलाइन कर दें। इसमें लोक नियोजन कर दें, इसमें अस्पृश्यता और इसमें उपाधियाँ। आपको समझ में आ गया? विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता और विभेद रोक, और लोक नियोजन के संबंध में समान अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत यानी किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी, और उपाधियों का अंत। ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसे 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें चलते हैं आगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या था? यहीं से हम नंबर डाल देते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा। दूसरा भाग जिसमें हमने क्या पढ़ा था? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार नंबर 2 था, याद है आपको? हमने कहा था सीक्वेंस से याद रखेंगे। आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, किसका था ये? 19 से 22। तो 19 से 22 में आपको ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 18 तक तो हो ही गया, तो 18 के बाद अगला क्या आएगा? 19। तो ये आ गया 19 से 22। तो 19 से 22 में ये तो कन्फर्म होगा कि 19 में हमारे पास होगा, फिर 20 में होगा, फिर 21 में होगा। तो पहले इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 19। अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 पढ़िएगा, तब आपको हम आगे 20, 22, 23, 24 पे होगा तब ले चलेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या है?
अनुच्छेद इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 1900 अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ ली। अब इसके संबंध में कई तरीके की हमें अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त है, तो उनको अलग अलग A B C करके डाल रखा है। तो वही आप यहाँ भी लिखेंगे कि 19A में क्या है, पहले तो ये देखेंगे 19B में क्या है, फिर 19C में क्या है। अब आपने हमें एक शब्द अभी पढ़ा था क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हो गया बोलने, तो पहला लिखेंगे बोलने की स्वतंत्रता। इसी को इसी ऑर्डर में याद भी करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। बोलने की स्वतंत्रता, जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें भी देखिए समानता में भी हमारे पास इतने भेद थे, कुछ न कुछ तो रीजन था, अलग अलग क्या क्या कारण थे वो हमें दे दिए। स्वतंत्रता किस किस की स्वतंत्रता है, तो नंबर 1 बोलने की स्वतंत्रता 19B। अब देखिए हम बोलना शुरू करते हैं, तो अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम क्या करते हैं, शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता। अब हमें भी समझ में आ गया, हमने बोलना शुरू किया और फिर हमने क्या किया, जब हमारी किसी ने नहीं सुनी तो ये शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें एक नियम होता है कि इसमें बिना हथियारों के, ये आप ध्यान रखेंगे, बिना किसी हथियारों के इसमें निहत्थे इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है। आपको हथियारों के समान इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा है समूह बनाने की स्वतंत्रता। अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हम वहाँ पर अपनी एक टीम भी बना सकते हैं। समूह बनाने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब हमने बोलना शुरू किया, बोलने में कोई नहीं आया, फिर हमने एकत्र हो गए, फिर हमने क्या किया, सभा और समूह बना लिया। उसके बाद सभा बना सकते हैं, समूह जो भी है, संगठन कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर आ गए 19 की D में, पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने बोलना शुरू किया, शांति रूप से एकत्र हुए, फिर सभा और समूह बनाया हमने, यहाँ पर सभा भी लिख सकते हैं, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता भी हमारे पास मिल गई। अब उसके बाद क्या है कि पूरे भारत में निवास की भी स्वतंत्रता, यहाँ पर हम D में लिख सकते हैं, E में निवास की स्वतंत्रता। ये सब 19 के हिसाब हैं, निवास की स्वतंत्रता। अब निवास जब हम कहीं कर सकते हैं तो फिर वहाँ पर हमें क्या चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो आजीविका की स्वतंत्रता भी हमारे पास है। EF यहाँ पर कह सकते हैं आजीविका की स्वतंत्रता। अब देखिए आजीविका की स्वतंत्रता, अब हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक हमारा कोई है, कि जैसे मैं हूँ या कोई अन्य एक लड़का है जो सरकार के किसी कामों से खुश नहीं है, तो उसने क्या किया कि पहले अभिव्यक्ति आज़ादी 19 का उसने इस्तेमाल किया। तो पहला इस्तेमाल किया उसने, बोलने की आज़ादी उसने मिल गई। उसके बाद जब उसने बोलना कोई नहीं किया तो उसने शांतिपूर्ण रूप से लोगों को इकट्ठा किया, तो उसने अपनी एक पार्टी, सभा, समूह बनाया। तब उसने बोलना शुरू किया, सभा समूह किया, तो उसने प्रचार करना शुरू किया, पूरे भारत में आवागमन शुरू किया। जब हमारा आवागमन होगा तो वहाँ पर हमें रहने की भी चाहिए होगी, तो हम रहने की व्यवस्था हो जाएगी। जब हम वहाँ रहेंगे तो हमें आजीविका की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा स्वतंत्रता से संबंधित अभिव्यक्ति की। अब देखेंगे समता हो गया और स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। तीसरा हमारा क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के ले लें, आप लीजिए, ये वाला ना चाहें, ठीक है। तो अब हमने 2 पढ़ लिए,
अब चलते हैं तीसरी वाले की तरफ। ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हैं कि लिखने के लिए तो सारे किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन उन किताबी भाषा और एक आम भाषा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं वो अभी तीसरे पे क्यों, अभी तो 19 पे चल रहे थे ना, अनुच्छेद 19 पे हो गए थे। अब चलेंगे अनुच्छेद 20, क्योंकि हमने क्या बताया स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 है, तो अभी हमें 19 से 22 तक जाना है। तो अभी हमने 19 की चर्चा की है, 19 पढ़ लिया, अनुच्छेद 19 पढ़ लिया, ABCD। अब पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 करेंगे। अनुच्छेद 20 क्या है इसे भी आप समझिएगा। ये है कि अपराध के दोष सिद्ध अधिकार। अपराध, देखिए अपराध के दोष सिद्ध अधिकार। अब इसमें क्या है, इसमें भी अपराधी के लिए जो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं आप उनको भी समझना जरूरी है। देखिए पहला देखते हैं इसमें 19 का B। अभी ये था 19 क्यों 20 चल रहा था, 20 का पहले देखेंगे A। इसमें भी हमें 3 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। देखिए जब कोई क्राइम कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो उसके लिए भी 3 प्रकार के कानून बनाए गए हैं। नंबर 1, उससे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। महिला 1, उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया था। जिस समय जो कानून था, मतलब मैंने कोई अपराध किया है, उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जब अपराध किया था। ऐसा नहीं है कि जब अपराध किया था तब कुछ और कानून था और आज कोई कानून है तो आज उसके तहत अधिकार दे दें, वो सज़ा दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमने 2010 में कोई अपराध किया है और 2010 में हमारे इस अपराध के लिए मान लीजिए 3 साल की सज़ा थी, तो आज जो हमें वो सज़ा दी जाएगी, भले ही कुछ दिन बाद हो या केस चलते चलते डिले हो जाए, तो मुझे उसी 2010 के कानून के तहत ही सज़ा मुझे दी जाएगी। ये नहीं है कि आज कोई नया कानून बना दिया तो आज के तहत में मुझे दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए क्या है, अब दूसरा है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लिख सकते हैं, नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पकड़ लिया है और उसने अपने लॉकर में बंद कर लिया और कानून उसके तहत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो चाहेंगे उस पर कहलवा लेंगे और उसको वो सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और तीसरा एक और है, एक अधिकार उसको प्राप्त है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक अपराध किया है, पहले ले गए, फिर सजा दे दी, फिर उसको पकड़ लिया, फिर सजा दे दी, ऐसा नहीं है। पुलिस ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अपराध के लिए सिर्फ उसे एक बार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारे 20 के तीनों भाग हो गए। अब आते हैं अनुच्छेद 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ये मान के चलिए बहुत ही जरूरी है मूल संविधान के अंतर्गत में। इसलिए कहा जाता है कि ये मनुष्य के खुद के लिए होते हैं, जिसको लिखते हैं प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको दूसरा अधिकार ये भी कह सकते हैं जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जीवन जीने का अधिकार है, कुछ भी हो जाए जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अब इसका मतलब ये हो गया कि उसे स्वच्छ पानी भी चाहिए, स्वच्छ हवा भी चाहिए, स्वच्छ रहने के लिए ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक नीडी आवश्यकता इसेंशियल थिंग्स हैं, वो उसके लिए ज़रूरी हैं, वो कभी भी निलंबन नहीं की जा सकती हैं। तो ये तो हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। 21 के तहत 21A के तहत इसमें क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार बढ़ा दिया गया था। वो यह था 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक काम कर दिया गया था, जिसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य कर दी गई थी। इसको कब हुआ था, 2002। इसको लिख सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ये हमारे देश में एक अधिकार प्राप्त कर दिया गया था कि हमारे क्या है कि अधिकार हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो अनिवार्य शिक्षा थी वो उसको दिया जा सकता है, वो अनिवार्य है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है 22, अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 क्या है, क्योंकि 19 से 22 हमने बोला था, 19 से 22 के अंतर्गत में हम क्या समझते हैं कि 19 से 22 के अंतर्गत में है कि गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। अब कुछ लोग क्या हैं, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। अब कुछ लोग कहीं भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं कि भूल जाते हैं गिरफ्तारी का संबंध 20 में था का अपराध का संबंध 20 में है। तो हम आपको पहले से बड़े याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता देते हैं। पहला सिंपल सा तरीका ये है कि पहले अपराध होगा तब कोई पकड़ा जाएगा। तो अपराध मतलब 20 में और 22 में मतलब हो जाएगा गिरफ्तारी। पहले अपराध होगा उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या संरक्षण के अधिकार हैं, संबंध में संरक्षण क्या क्या हैं अधिकार। नंबर 1, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसको देखना इसलिए जरूरी है कि अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो नंबर 1 कारण पूछने का अधिकार पहला अधिकार होगा, और दूसरा देखो ये लिख देते हैं कारण पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार, ये हमें पहला अधिकार दिया गया है। अगर कोई आपके सामने आपको अरेस्ट करने आता है तो आप उससे क्या है कारण पूछ सकते हैं कि मुझे किस कारण से किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। नंबर 2 इसमें होता है 24 घंटे के अंदर नज़दीकी संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायालय में पेश करना होगा, पेश करना होगा। ये होता है कि अगर किसी को आपने कर लिया है तो आप 24 घंटे से ज़्यादा उसको हवालत या किसी में बिना किसी का उसके परमिशन के उसमें नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ ले जाना है, न्यायिक हिरासत न्यायिक ज्यूडिशरी या मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है, न्यायालय के सामने। अब इसमें एक चीज़ होती है आवागमन का समय छोड़कर, आवागमन का समय छोड़कर। आवागमन का समय छोड़कर क्यों कर दिया गया कि सपोज हमें केस लड़ना है यूपी में और हमने जो बंदा अरेस्ट किया वो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से यूपी आने में 10, 12, 15 घंटे तो गधेर ही जाएंगे, तो वो इसलिए वो समय हटा दिया गया है। लेकिन इतने से झोल के लिए, इतने से बात के लिए इसका हमारे पुलिस प्रशासन खूब इसका दुरुपयोग कर लेती है। वो आपको अरेस्ट कर ले जाती है लेकिन तब तक नहीं दिखाती जब वो पेश करने वाली होती है
तब वो ये, लेकिन ये हिडन रहता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कटु एवं सत्य है। पुलिस ले जाती है और तब तक वो नहीं दिखाती। जैसे मैं आज अरेस्ट कर ले गई मुझको और उसे मुझे पेश करना है मान लीजिए 2 दिन बाद, तो मुझे 2 दिन पहले ही अरेस्टिंग दिखाएगी, तब तक वो अपनी हिरासत में अपने ही कब्जे में रखती है। तो यही है कि ये यहाँ पर झोल हो जाता है थोड़ा थोड़ा और इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। नंबर 1 तीसरा वो होता है मनपसंद कानूनी सलाह। तीसरा है इसके संबंध में संरक्षण मनपसंद कानूनी अधिकार, कानूनी सलाह। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपना अगर मुजरिम है या अपराधी है तो वो अपने संबंध में मनपसंद वकील को चयनित और हायर करने के लिए, सलाह लेने के लिए उसको लिए पूरी छूट होती है। तो ये हमारे गिरफ्तारी के संबंध में 3 संरक्षण दिए गए थे। अब हम इसके संबंध में ले चलते हैं आपको स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार हमारा स्वतंत्रता का वो कौन सा अधिकार था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमने अभी तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर समता एवं समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अब आएगा आपका क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप क्या करेंगे इसको देखेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हमने पहले ही आपको बता दिया था, ये 23 से 24 के बीच में है। तो 23 से 24 आपको ये बात पता है कि 22 तक खत्म हो गया, तो 23 से शुरू होगा और 24 तक चलेगा। तो 23-24 में क्या है? तो नंबर 1 देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव व्यापार, बलात्श्रम और बधुआ मजदूरी पर रोक। ये है कि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता है, किसी को खरीदा फरोख्त नहीं की जा सकती, किसी को बेचा नहीं जा सकता है और ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता और किसी को बधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। इसी का 24 है, वो है आपका अनुच्छेद 24। इसमें बस सीधी सी बड़े अच्छी से याद है, 14 वर्ष से कम आयु वाले, ये 14 वर्ष से कम आयु वाले को कारखानों में, कोई भी कारखानों में जॉब करने के लिए रोक लगाई दी है। सिंपल सी बात है, 14 वर्ष के बच्चों में बाल श्रम वाला निषेध वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। यानी 14 वर्ष से कम बच्चे हैं तो वो किसी कंपनी या फैक्ट्री में, बड़े कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज हमने आपको 3 अधिकारों की बात कर ली। नंबर 1 क्षमता एवं स्वतंत्रता और नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार और नंबर 3 शोषण के विरुद्ध। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक झलक में देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा था मूल अधिकार क्या होते हैं, मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसे भाग 3 के अंतर रखा गया है, 12 से 35 में वर्णन है। इसे ब्रिटेन के सरकार द्वारा इसे दिए गए नागरिकों को मैग्ना कार्टा कहते थे, इसलिए यहाँ पर इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद इसे हमारे पास मूल संविधान में 7 अधिकार थे, जिसमें से 6 अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया। वो कौन से अधिकार के तहत हटाया गया? वो संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और जिसे कानूनी रूप बना दिया गया है। कानूनी और मूल अधिकार हमने बता दिया कि रिट जारी कर सकते हैं तो मूल अधिकार है, रिट जारी नहीं कर सकते हैं तो मूल अधिकार नहीं है, यानी कानूनी अधिकार हैं। इसे कानूनी अधिकार के तहत 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद 6 हमने अधिकार आपको बता दिए हैं, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता के अधिकार में हमने 3 चीज़ें बताई, विधि के समक्ष समानता, उसके बाद जाति धर्म लिंग धर्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता, लोक नियोजन के अवसर की समानता आपको बता दी, उसके बाद अस्पृश्यता का अंत बता दिया, उपाधियों का अंत बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। स्वतंत्रता में आपको, स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 1922 में बताया, तो पहले 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, फिर आपको शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद समाज समूह करने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, फिर रहने की स्वतंत्रता, फिर आजीविका की स्वतंत्रता, ये सारे आपको बता दिए। अब उसके बाद दोष सिद्ध अपराध के लिए और गिरफ्तारी के लिए संबंध में आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे
और कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो 3 रह गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और क्या क्या रेट होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद। आज के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट जाएं और हिंदी के जो वीडियोज़ हैं, जो हिंदी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी जिनमें आती है, वो हिंदी वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।